Rural team is also there? Okay. I'll take care. Okay. तो ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं आज। आप सभी जानते हैं कि ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना किसी भी कंट्री में जाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए, फॉर द सिंपल रीजन कि विदेशों में ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और किसी भी पर्सन के लिए विदेश में मेडिकल इमरजेंसी होना इज द फर्स्ट सिम्टम। क्लाइमेट चेंज होती है, वाटर चेंज होता है, फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, सबसे पहले अपनी बॉडी को अफेक्ट करती हैं सारी चीज़ें। अब ओवरसीज की बात छोड़ना, इंडिया में ही अब अगर आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, साउथ जाते हैं, फर्स्ट डे आपको पता लग जाएगा कि आपके फूड हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ जो फूड अवेलेबल है वो नॉर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है, क्लाइमेट है वो नॉर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें विदेशों में भी इम्पैक्ट करती हैं और हर पर्सन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका फिजिकल हेल्थ फिटनेस है। तो जब भी कोई पर्सन ओवरसीज ट्रेवल जाता है या ओवरसीज के लिए ट्रेवल करता है तो सबसे पहला एस्पेक्ट वो यही देखते हैं कि ऐसा प्रोटेक्शन साथ में हो जिससे कि अपनी जर्नी भी सेफ रहे, स्टे भी सेफ रहे और कंफर्टेबल। तो सभी के लिए ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस बना है। देखिए प्रोडक्ट क्या है, आई एम शेयरिंग। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस। बस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले भी था, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुए, ऑन डिमांड कुछ कंट्रीज़ को एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, और जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर के ट्रैवल बहुत ज़्यादा है इंडियंस का रेशो, उनकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को ऐड किया गया। तो प्रोडक्ट को फिर रीलॉन्च किया गया और रीलॉन्चिंग में अब ये प्रोडक्ट अपडेटेड है। तो आज की डेट में यही पॉलिसी आपके लिए सेल के लिए है। अनफॉर्चुनेटली मेरा अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट से डिस्कशन हो रहा था तो मुझे आइडिया मिला, इन्फॉर्मेशन मिली कि यू पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, क्योंकि अभी तक 100 से भी कम पॉलिसी सेल की है। तो ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है कि इस प्रोडक्ट को यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी डिमांड तो हमेशा रहती है, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट है नहीं और हर जाने वाले के लिए मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, हमारे पास जो प्लान है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसमें कई ऑफर्स भी हैं, कई ऑप्शंस भी हैं कस्टमर के लिए। तो पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ लिया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में जो प्लान्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो क्लेम डेट्स हैं, जो उसका प्रोसेस रहेगा, जो पॉलिसी के यूएसपीज हैं, उन सभी को फुल्ली कन्वर्जेंट आप हो जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑफर कर सकेंगे। और समझना ये है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो बिजनेस पर्पज से, स्टडी पर्पज से, या लेजर फैमिली ट्रिप पर्पज से, या स्टडी पर्पज से, किसी भी पर्पज से जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इंसिडेंट या एक्सीडेंट होना किसी के भी हाथ में नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बाई चांस, तो वहाँ कंट्री में ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो विदेश में तो थोड़ा और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये चीज़ें जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स हो गया, या फ्लाइट कैंसिलेशन हो गया, ये सारी बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं। ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें इवेंट्स में डेथ भी हो सकता है, कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, यहाँ तक कि सारा का सारा ट्रैवल आपका मैच हो सकता है। तो इन सभी से प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसी बनी हुई है।
ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस कोई भी ट्रैवलर लेगा जो कि विदेश जा रहा है। हालांकि इसमें जो कोर कवरेज है वो मेडिकल एक्सपेंस का है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो हम अपने कंट्री में सोचते हैं कि बड़े इजीली अवेलेबल हैं, वो फॉरेन में अवेलेबल नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बीमारियों के लिए, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, सिकनेस हो गई, आप छोटी मोटी बीमारी के टेबलेट कभी भी कहीं से किसी भी मेडिकल शॉप से विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं। ये सब और कंट्रीज में बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कॉस्ट भी सिमिलर हो ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनके अलावा जो नॉन मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे चेक बैगेज का लॉस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको मनी चाहिए, या कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो गई है, ऐसी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो इसलिए भी कि हो सकता है कि वहाँ के आप लॉ से, रूल से, रेगुलेशन से परिचित हैं, और उन सिचुएशंस में जहाँ पर कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला भी ना हो, कोई आपके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्स भी ना बचे, और ख़ास तौर से उन सिचुएशंस में जो कुछ आपके पास था वो भी लॉस हो गया, आपका पैकेज ही लॉस हो गया, तो जो कुछ आप लेके चले थे या जो कुछ आपके पास अवेलेबल था वो भी नहीं रहा। ये बहुत क्रूशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, और ख़ास तौर से दूसरी जगह पर जाकर के तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी सारी सिचुएशंस में ये पॉलिसी बहुत सपोर्ट है। तो पॉलिसी लेने के लिए सिंपल टर्म्स में जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस ट्रिप पर या ऑफिशियल पर्पस से या हॉलीडे पर्पस से या लेजर पर्पस से या स्टडी पर्पस से विदेश जा रहा है, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। एक रिटेल ट्रैवल पॉलिसी है जो कि वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेजिडेंट्स के लिए। तो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए तो ये पॉलिसी कभी भी कहीं भी अवेलेबल है, किसी भी ऑफिस से, पैन इंडिया ऑफिस में किसी भी ब्रांच से कभी भी ली जा सकती है। लेकिन इंडियन रेजिडेंट्स जो नहीं हैं, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, आप उसको यूँ समझें। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन नेशनल है, वो इंडिया में जॉब कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर भी इंडियन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सैलरी भी INR में ले रहा है, तो क्या उसको हम ये पॉलिसी दे सकते हैं? क्योंकि कंडीशन ये है वो इंडियन नेशनल नहीं, वो फॉरेन नेशनल, इंडियन रेजिडेंट नहीं। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं कि वो इंडियन एनवायरनमेंट में या इंडियन सैलरी में, इंडियन करेंसी में सैलरी ले रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर भी इंडियन है, तो हम उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं, चाहे वो फॉरेन नेशनल। ऐसे ही कोई फॉरेन नेशनल जो कि डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, जो इंडिया में आकर के बस गया है और इंडिया में अपनी जो भी इनकम का उसका सोर्स है उससे ITR भी फाइल कर रहा है, ऐसे फॉरेन नेशनल्स को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। और इंडियन रेजिडेंट तो कोई भी, चाहे उसके स्पाउस और चिल्ड्रंस को कवर कराना चाहता हो, चाहे वो हॉलीडे ट्रैवल पर जा रहा हो, तो उसको भी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट्स छुट्टियां मनाने जा रहा है या स्टडी करने जा रहा है या बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है या ऑफिशियल पर्पज पे विदेश जा रहा है, तो ये पॉलिसी दी जा सकती है। लेकिन इंडियन रेजिडेंट्स के अलावा केवल फॉरेन नेशनल्स को उन्हीं को दी जा सकती है जो या तो इंडिया में आकर के बस गए हैं, इंडिया में ITR फाइल कर रहे हैं, या इंडिया के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ उनको सैलरी INR में या इंडियन नेशनल रुपीज़ में दी जा रही है, तो उनको भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। तो स्कोप इससे थोड़ा सा आपका बढ़ गया कि अदर देन इंडियन रेजिडेंट्स भी आप कुछ फॉरेन नेशनल्स को एक पॉलिसी दे सकते हैं। 3 प्लान है इस पॉलिसी में, श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलिमेंट।
इंडिविजुअल प्लान हैं, लेकिन तीनों में यही डिफरेंस रहेगा कि प्लान स्मॉल है, बेनिफिट्स की लिमिट स्मॉल है। प्लान बढ़ता जाएगा, बेनिफिट्स की लिमिट बढ़ती जाएगी। नॉर्मली कोशिश ये की गई है कि जो फीचर्स हैं वो सिवाय एक या दो के सारे कॉमन हैं तीनों प्लान, लेकिन उनकी फाइनेंशियल टर्म्स में बेनिफिट लिमिट्स बढ़ा दी गई। तो ऑब्वियसली अगर श्री ट्रैवल लेंगे तो फाइनेंशियल टर्म्स में उसकी लिमिट कम होगी, ट्रैवल एलीट लेंगे तो ज़्यादा होगी। यही देखने की तो श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलीट, ये तीन प्लान हैं, तीनों ऑफर हैं। तीनों में से ये कस्टमर की चॉइस है कि जिसको भी चॉइस सेलेक्ट कर सकता है। आप तीनों प्लान ऑफर कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी और रिक्वायरमेंट कस्टमर को डिसाइड करने दें। प्रीमियम आप बता सकते हैं, बेनिफिट्स बता सकते हैं, लिमिट्स बता सकते हैं। अब तीनों में क्या बेनिफिट्स कवर हैं, इसको थोड़ा आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि हमारी पॉलिसी मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और उसमें इतने बेनिफिट्स हैं क्योंकि नॉर्मली आपको मार्केट में या इंडस्ट्रीज में या दूसरी कंपनियों में अवेलेबल नहीं होती। तो क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें, जो कि उनको बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी पॉलिसी जिसके प्रोडक्ट फीचर्स कस्टमर को बेनिफिशियल लगते हैं तो उसके अप्पल का भी टेम्पटेशन होता है कि पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू एडिशन है स्पेशल फीचर्स का, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। हम इस पॉलिसी में 16 बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें से पहला है मेडिकल। अब यह हमारा कोर बेनिफिट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, इस बेनिफिट के तहत कंपनी जो पे करेगी और रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड। दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, रीजनेबल भी और मैक्सिमम। रीजनेबल केवल वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर कि मैक्सिमम लिमिट से कम ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगी, तो वो जस्टिफिकेशन बिल के और मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन से हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो फिर वहाँ जो पॉलिसी के बेनिफिट लिमिट दी गई है मैक्सिमम उतना पे किया जाएगा। तो रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, ये कोर बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंसेज का। सेकेंड बेनिफिट है डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब्रॉड में जाकर के अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, ऑब्वियसली किसी सिकनेस या इलनेस की वजह से हो या कोई इंजरी हो, तो हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन में इंश्योर्ड को एक डेली कंपनसेशन लिमिट पे होगी हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के लिए, बशर्ते कि ये हॉस्पिटलाइजेशन 2 दिन से ज़्यादा का, क्योंकि 2 दिन के लिए तो उसको कैजुअल ट्रीट किया जाएगा। 2 दिन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड अगर जितना भी है तो सारे पीरियड के लिए ये कॉस्ट पे है। थर्ड है डेंटल ट्रीटमेंट। नॉर्मली आप देखेंगे दूसरी कंपनियों की पॉलिसी में डेंटल ट्रीटमेंट आपको एक्सक्लूडेड मिलेगा, क्योंकि डेंटल एक ऐसा काइंड ऑफ सिकनेस है जिसको कि नॉर्मली कंपनी कवर नहीं करना चाहती। बहुत कैजुअल होता है, बहुत शॉर्ट टर्म भी होता है और फ्रीक्वेंट भी देता है, लेकिन हमारी पॉलिसी में कवर है, इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस आर रियम्बर्स्ड इनकर्ड बाय द कस्टमर इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल, जो कि उसके नेचुरल टूथ या टीथ, यानी कि पूरा सेट भी हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट है वही पे। तो डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर्ड। Fourth, total loss of checked in baggage. ओवरसीज ट्रेवल नॉर्मली बाई एयर ही होती है, सिवाय सराउंडिंग कंट्रीज के छोटे मोटे कंट्रीज जहाँ
नेपाल, पाकिस्तान वगैरह। तो जब आप बाई एयर जा रहे होते हो तो आपका जो चेक्ड इन बैगेज है उसमें भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो खो जाए, मिस हो जाए, लॉस्ट हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन फॉर परमानेंट लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज देगी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स एज ऑन द एक्सपेक्टेड अराइवल डेट। जो एक्सपेक्टेड अराइवल डेट थी, अगर वहाँ उसको टोटल लॉस हो गया है, चेक्ड इन बैगेज नहीं मिला है, तो उसके कंटेंट्स जो भी थे उनकी जो वैल्यू थी उनकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी। लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम लिमिट जो एज पर प्लान है वही पेबल करेगी। फिफ्थ बेनिफिट है डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज। चेक्ड इन बैगेज का अगर डिले होना वैसे बड़ा नॉर्मल सा फीचर है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो पर्सन जा रहा है उसका जाने का पर्पज क्या है। हो सकता है वो किसी सेमिनार में जा रहा हो, उससे कोई परफॉर्मेंस वहाँ देने को, कोई सिंगल डे या 2 दिन का ही प्रोग्राम हो, और बैगेज 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मिलता है बाई एयर अथॉरिटीज, तो उसका लिए तो वो बैगेज अब यूजलेस ही होगी, उसका पर्पज ही खत्म हो गया। तो ऐसी डिले की सिचुएशन में कंपनी एक फिक्स्ड सम पे करेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी जैसे कंपनी ने प्रेस्क्राइब डे कर लिया 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी है, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है, उसके बाद अगर बैगेज मिलता है तो एक स्पेसिफाइड सम जो कि फाइनेंशियल लिमिट दी गई है वो पे हो जाएगी। दिस इज बेनिफिट फिफ्थ डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज। सिक्स्थ बेनिफिट इज लॉस ऑफ पासपोर्ट। नॉर्मली बिना वीज़ा के तो कुछ कंट्रीज परमिट करते हैं विजिट, लेकिन पासपोर्ट के बिना नहीं होता। पासपोर्ट तो वहाँ भी चाहिए होता है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर विदेश में हो जाए, लॉस हो जाए, चोरी चले जाए, कट फट जाए, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये जिससे आइडेंटिटी प्रूफ होती है, नेशनलिटी प्रूफ होती है। अगर लॉस ऑफ पासपोर्ट है, इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी पासपोर्ट अरेंज करके नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी दूसरा पासपोर्ट भी नहीं बनवाएगी। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ आपने जो पासपोर्ट बनवाया है या अरेंज किया है उसकी जो भी कॉस्ट है डुप्लीकेट पासपोर्ट लेने की, उसको रिइंबर्स करें। तो वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो आपने डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने पे खर्च किए हैं, वो इसमें पे कर दिया। दिस इज लॉस ऑफ पासपोर्ट बेनिफिट। नेक्स्ट सेवंथ बेनिफिट इज पर्सनल लायबिलिटी। ये किसी भी कंट्री में जाने के बाद बहुत से डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी आना किसी भी रीजन से, और वो किस फॉर्म में, कितनी ग्रेविटी में है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्योंकि ये पर्सनल लायबिलिटी एक्सीडेंटल डेथ में भी कन्वर्ट हो सकती है, इंजरी में भी कन्वर्ट हो सकती है, डैमेज टू द हेल्थ में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो किसी भी थर्ड पार्टी को अगर ऐसा सिचुएशन हो जाती है, किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है विदेश में। ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्शन मिलना या कोई कवरेज मिलना या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना इज ए ग्रेट रिलीफ। तो ये जो पर्सनल लायबिलिटी का सेक्शन है कई मायनों में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन तो देती है, लेकिन वो देखती है कि क्या इंश्योर्ड की लीगल लायबिलिटी है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए अंडर द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी प्रोविजंस इन प्राइवेट लॉ फॉर एन इंसिडेंट which results in accidental death, injury, damage to health, or third party or damage to his properties। तो क्योंकि ये किसी भी लॉ के वायलेशन से हो सकता है,
किसी भी रूल रेगुलेशंस के डिसोबे से हो सकता है। इसका रिजल्ट डेथ तक हो सकता है, इंजरी तक हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, डिसेबिलिटी भी हो सकता है, किसी पर्सन की हेल्थ को नुकसान भी हो सकता है। इस सिचुएशन में कंपनसेशन पे करना इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या इंश्योर्ड वहाँ उस कंट्री के रूल रेगुलेशंस लॉ के तहत लीगली लायबल है। अगर है तो इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनसेशन को पे करेगी, क्योंकि वो तो इसी से पता लग जाता है कि कौन से लॉ की कौन सी धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है, इसी से कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज 8, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट तो ऐसी सिचुएशन है जो कि कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है और कितनी भी इंटेंसिटी से हो सकती है, चाहे वो डेथ हो, टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो। तो खुद के साथ कुछ भी बोलना, वो भी एक्सीडेंटल फॉर्म में होगी, खुद के फिजिक का, हेल्थ का या बॉडी पार्ट्स का नुकसान होना या इंजरी हो जाना, ये सब पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन का कवरेज है। यहाँ जो भी लिमिट्स हैं सेक्शन की, उनके हिसाब से कंपनसेशन पे हो जाएगा। तो पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज पॉलिसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस। ये थोड़ी टिपिकल इंश्योरेंस है, क्योंकि ये जब आप बाई एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं और एरोप्लेन का हाईजैक होता है किसी भी क्रिमिनल रीजन से या पॉलिटिकल रीजन से, तो उस केस में डिस्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है। अगर ये हाईजैक किसी भी सिचुएशन में हुआ है तो आप अकेले तो है नहीं इसके विक्टिम, क्योंकि एक कॉमन कैरियर है। और ट्रिप अब्रॉड यानी विदेश जाने वाली ट्रिप में अगर ये सिचुएशन हो गई है तो एक फिक्स्ड सम डिस्ट्रेस अलाउंस के फॉर्म में कंपनी पे करेगी। हाईजैक बहुत सारी चीज़ों से प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, एविएशन अथॉरिटी खुद ही कंफर्म कर देती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस, 10th बेनिफिट है फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस। अब विदेश में जाकर के अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, वो भी खास तौर से उन सर्कमस्टांसेस में जबकि आपके सामान की चोरी हो गई है, आपको लूट लिया गया है, आपके छीन लिया गया है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इमरजेंसी होना स्वाभाविक है। ये सब क्रिमिनल रीजन से हुआ है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बचा। इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लिमिट के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन। आपकी जो अब्रॉड की ट्रिप है, अगर वो कुछ खास रीजन से कैंसिल हुई या इंटरप्ट हुई, जैसे कि भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कोई आतंकवादी घटना हुई, इस तरीके के कुछ खास रीजन से वो कैंसिल हुई है या इंटरप्ट हुई है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल पे ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन कैटेगरी के तहत जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्लाइट कैंसिलेशन, मिक्स्ड फ्लाइट कनेक्शन। कई बार क्या होता है कि फ्लाइट का जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ से आपको नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है, तो वो कनेक्टेड फ्लाइट्स हो जाती है। अब अगर उनमें से एक भी मिस हो गई तो आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि आपका फ्लाइट डिस्कनेक्ट हो जाता है।
अगर ऐसा कोई फेलियर हुआ है कि कनेक्टेड फ्लाइट आपकी मिस हो रही है, डिलेड हो गई है, इन दैट केस कंपनी पे दी कंपनसेशन, क्योंकि ये मिसिंग विल नॉट अलाउ यू टू कंप्लीट योर जर्नी। ट्रिप डिले भी कुछ खास कारणों से अगर, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, टेररिज्म है, ऐसे सिचुएशन में कंपनी एक स्पेसिफाइड सम पे करेगी, उसकी भी लिमिट फिक्स है। लेकिन ये कब होगा? जब डिपार्चर ऑफ द इंश्योर्ड गेट्स डिलेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन और इंटरमीडिएट पोर्ट अराइजिंग आउट ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड एंड टेररिज्म। ट्रिप डिले हुआ है, वो भी पॉलिसी में कवर्ड है, यहाँ भी कंपनसेशन पे हुआ है। गोल्ड फॉर इन वन, ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कि तीनों प्लान में से केवल एक प्लान में शामिल है, एलीट प्लान। क्योंकि गोल्ड फॉर यानी गोल्फ खेलने वालों के लिए ही उनका होल इन वन सिचुएशन जो कि गेम का पार्ट है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ऐसे केसेस में अगर इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर किसी भी ऐसे गोल्फ क्लब में जो कि यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड है, वहाँ के लिए ये सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस $500 तक पे भी। लेकिन ये केवल एलीट प्लान में है, बाकी दोनों प्लान में नहीं। बेल बॉन्ड इंश्योरेंस, किसी भी दूसरे कंपनी में जाकर के अरेस्ट हो जाना, कोई कानून तोड़ा है या के लॉ का वायलेशन किया है, कुछ कंडीशंस को डिसोबे किया है, तभी हो। तो वो जो अरेस्ट है उस केस में इंश्योरेंस कंपनी बेल बॉन्ड के फॉर्म में $500 तक का बेल बॉन्ड प्रोवाइड कराएगी। ये जिसने भी बेल दिया है उसको रिवर्स कर देगी, इंश्योर्ड कोई मिलेगा क्लेम। लेकिन ये सिचुएशन तभी आती है जबकि आपने उस कंट्री का वायलेशन ऑफ लॉ हुआ। अरेस्ट इज नॉर्मली similar in all the countries. The point, unless the rule या law is not violated, the arrest is not possible. Merely allegation की वजह से तो कोई अरेस्ट होता नहीं, unless there are sufficient proof. तो जब वायलेशन ऑफ लॉ हो जाता है, कानून का उल्लंघन किया है, अरेस्ट हो गई है, तो फिर बिना जमानत के आप बाहर भी नहीं आ सकते। और ये जब जमानत के लिए बेल बॉन्ड देना होता है, नॉर्मली वो फाइनेंशियल टर्म्स में होता है कि इतने रुपए की जमानत देनी पड़ेगी, ये वही बॉन्ड है। इसकी लिमिट $500 तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। एंड द लास्ट बेनिफिट इज ट्रिप कार्टेलमेंट। ट्रिप कार्टेलमेंट के मायने हैं आपको अपनी ट्रिप कट करनी पड़ी, पूरी नहीं किया। तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपना टूर बना रहा है विदेश में, वो किसी न किसी पर्पज़ से, चाहे वो सर्विस के पर्पज़ से है या स्टडी के पर्पज़ से है या घूमने के पर्पज़ से है या छुट्टियां मनाने के पर्पज़ से। और अगर उसको कर्टेल करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, छोटा करना पड़ रहा है या अवॉइड करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस रीज़न हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल डेथ हो गई, या कोई सीरियस इंजरी हो गई, या कोई सडन सिकनेस हो गई, चाहे वो स्पाउस को हो या चिल्ड्रन को हो, या हाईजैक वाली सिचुएशन हो गई, तो ट्रिप कर्टेल करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इंश्योरेंस कंपनी ने
एक कंपनसेशन पे करना है जो कि पॉलिसी की लिमिट के तहत पे किया। अब आप देखिए, आपको पता लग रहा है कि 16 बेनिफिट्स हैं पॉलिसी, और ये सारे के सारे इनबिल्ट कवरेज हैं, इसमें कोई सिलेक्शन वाली सिचुएशन नहीं, ये ऑलरेडी कवर्ड है, पॉलिसी का पार्ट है, इनबिल्ट सेक्शन है। नो एक्स्ट्रा प्रीमियम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर एनी पर्टिकुलर बेनिफिट। ये 16 के 16 बेनिफिट हर प्लान में, तीनों में शामिल है, केवल एक में थोड़ा सा चेंज है। अब ये जो मैं आपको बार बार टर्म रिपीट कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिमिट, फाइनेंशियल लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बेनिफिट की एक लिमिट है, और ये लिमिट पॉलिसी में, पॉलिसी के कवरेज में बहुत अच्छी तरह रखा है। ये प्लान बेनिफिट है, मैं आपको उसको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। शायद आप इसको अब अच्छी तरह देख पा रहे हैं प्लान बेनिफिट को। तो उसमें सबसे खास चीज़ यही है कि जो पहला है मेडिकल एक्सपेंसेस का कवरेज, ये एज पर प्लान अपने आप समझ में आ जाता है। आपने सिर्फ ट्रेवल प्लान लिया है तो उसमें $50,000 का ही कवरेज है, लेकिन अगर आपने ट्रेवल प्लस लिया है तो उसका कवरेज $1 लाख, और ट्रेवल एलीट प्लान लिया है तो $2 लाख का कवरेज शामिल है। एज कॉमन है सबके। दूसरा जो इसी का जो मेडिकल सेक्शन का पार्ट है, मेडिकल एक्सपेंसेस के अलावा कैशलेस है या रिपेट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज हैं, उनकी भी लिमिट दे रखी है। बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट है, टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज है, डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज है, ये प्लान टू प्लान डिफर करती है। इनकी लिमिट प्लस होती जाती है, बढ़ती जाती है प्लान के हिसाब से। अब ये गोड फॉर होल इन वन जो मैं आपको लिख रहा था, ये ट्रेवल प्लस में नहीं है, ट्रेवल में नहीं है, लेकिन केवल इसी में ट्रेवल एलीट में शामिल है। और में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि सिंपल ट्रेवल प्लान में एक दो बेनिफिट कवर नहीं है, जैसे कि ट्रिप कैंसिलेशन, ट्रेवल डिले, गोल्फर, बेल बॉन्ड और ट्रिप कंटेनमेंट, ये ट्रेवल प्लान में शामिल है, लेकिन ट्रेवल प्लस में है, ट्रेवल एलीट में। और ट्रेवल प्लस में केवल एक बेनिफिट शामिल नहीं है, गोल्फर में। अदरवाइज द प्लान्स आर सिमिलर। तो पॉलिसी को ये समझने के लिए इसकी प्लान लिमिट समझना बहुत जरूरी है। दूसरे टाइम लिमिट्स जिसमें दे रखी है, जो स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं वो भी यहाँ दे रखी है। तीसरे डिडक्टेबल भी पॉलिसी का प्रोवाइड किया हुआ है, $100 हर क्लेम में जो कोई कटेगा, ये प्लान के हिसाब से फिक्स्ड है। तो ये बेनिफिट समझने से आपको समझ में आता है कि मार्केट के हिसाब से पॉलिसी हमारी काफ़ी कम्पिटिटिव है, और ये जो प्लान्स हैं ये बेनिफिट्स की लिमिट और घटाते बढ़ाते हैं। आप ये देखें कि जो पॉलिसी का प्रीमियम चार्ज हो, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा: एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ विजिट्स। और ये तीनों ही चीज़ें कस्टमर को बताएंगी। एज में तो कोई बताने जैसी सिचुएशन है नहीं, जो एक्चुअल है वही ली जाएगी। डेज ऑफ ट्रेवल उसके प्लान पर डिपेंड करेगा, कंट्री ऑफ विजिट उसके प्लान पर डिपेंड करेगा।
और इन तीनों के बेसिस पर प्रीमियम रेट अप्लाई होता है। जहाँ तक एज वाली बात है उसको राउंड फिगर में या राउंड द ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि इंश्योर पर्सन मान लिया आप 40 ईयर्स और 7 मंथ का, तो उसको राउंड ईयर करने के लिए 41 ईयर्स कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम है, 4 महीने या 5 महीने 3 महीने का है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका यही फंडा हर कंपनी में लागू होता है। समझा? नंबर ऑफ डेज डिसाइड करना इंश्योर्ड का राइट है, लेकिन पॉलिसी ये लिमिट देती है कि तीनों प्लान पॉलिसी मैक्सिमम 180 डेज के लिए इशू किए जा सकते हैं। इनिशियली मैक्सिमम और 180 डेज। फैसिलिटी ये है कि पॉलिसी में एक्सटेंशन अवेलेबल है। एक्सटेंशन कैसे अवेलेबल है? उसकी कुछ कंडीशन है। प्लान को एक्सटेंड तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस। फर्स्ट, अभी पॉलिसी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ हो, उससे पहले आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। सेकेंड, पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं आया हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सटेंड कर पाएगी। थर्ड, आपको डिक्लेरेशन देना है कि यू आर इन गुड हेल्थ, सडनली आपको कोई एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी या कोई इंजरी नहीं हुई है। फोर्थ, एक्सटेंशन कैन जनरली बी इफेक्टेड ओनली वंस इन द पॉलिसी, यानी कि एक बार में पॉलिसी पर एक ही एक्सटेंशन मिलेगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटेंशन इन डेज कैन नॉट एक्सीड मोर देन 180 डेज। मतलब 180 डेज तक का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। टोटल एक्सटेंशन इंक्लूडिंग ओरिजिनल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 360। यानी अगर आपने बेसिकली पॉलिसी 180 डेज के लिए लिए है और 180 डेज का ही एक्सटेंशन लिया है, तो मैक्सिमम 360 डेज का कवरेज होगा। लेकिन पॉसिबल ये भी है कि आपने पॉलिसी इनिशियली सिर्फ 100 डेज के लिए ली है, लेकिन आप एक्सटेंशन 180 डेज का ले रहे हैं। वो पॉसिबल ये भी है कि आप सिर्फ 10 डेज के लिए जा रहे हैं और आप 180 डेज का एक्सटेंशन ले रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड देयर इज ए जस्टिफिकेशन किस लिए एक्सटेंशन चाहिए। और ये तीनों चार कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है। क्यों? तीनों चार कंडीशन क्या है? ओरिजिनल पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई, पॉलिसी पर नो क्लेम ऑन द ओरिजिनल पॉलिसी, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 180 days. Extension premium has to be paid before actual extension is effective. ये कंडीशन सब लागू। कंट्री ऑफ विजिट का ऑप्शन भी है तीसरा, ये भी कस्टमर नहीं डिसाइड करना है। क्या है ये ऑप्शन? अब इसमें दो तरीके के ऑप्शन है, 2 ग्रुप्स हैं, ये कह सकते हैं आप। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा शामिल है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा को छोड़ करके सारी दुनिया में कहीं भी जाए। कैसे समझ लीजिए, पहले ग्रुप में आप कहीं भी जाते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा भी अगर जाना चाहते हैं तो वो उस ग्रुप में शामिल है। दूसरे ग्रुप में आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या इन्हीं में जाना चाहते हैं, तो दूसरे ग्रुप का कवरेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा इस ग्रुप से एक्सक्लूडेड है। तो यही 2 ग्रुप हैं जो सिलेक्शन की आपको चॉइस देते हैं। और पॉलिसी को रीलॉन्च करने का पर्पज भी यही था कि पहले प्लान में ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल नहीं थे। अब ये कवरेज थोड़ा बढ़ा करके ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा तक के लिए कर दिया गया है। क्लेम प्रोसेस पॉलिसी का बड़ा ही सिंपल है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो विदेश में, टोल फ्री नंबर से कांटेक्ट कीजिए,
ये टोल फ्री नंबर हर पॉलिसी पर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड सा प्रोसीजर है। पॉलिसी इशुएंस का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है ट्रैवल पॉलिसीज के लिए। इंडिविजुअल और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ये पॉलिसी ऑनलाइन पोर्टल पर दे सकते हैं और उसका लिंक भी अवेलेबल है जो कि आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। और इसमें आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझ लेनी है। इस पॉलिसी को कोई भी ब्रांच भी इशू कर सकती है नोवा से भी, थ्रू नोवा, लेकिन वहाँ ध्यान ये देना है 55 ईयर्स से ज़्यादा की एज ना हो, क्योंकि पॉलिसी में इनिशियली 55 ईयर्स तक के पर्सन का ही कवरेज है और ये कवरेज 91 एंड अबव डेज से स्टार्ट हो जाता है। तो जो कवरेज होगा इट स्टार्ट्स विद 90 डेज एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर हो और 55 ईयर्स तक का हो। तीनों प्लान के लिए कंडीशन है। तो पहली चीज ब्रांच से शुरू होती है नोवा से। सेकेंड, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज है, ट्रिप कैंसिलेशन प्रोटेक्शन है, 24/7 इमरजेंसी असिस्टेंस है। तो ये सारी फैसिलिटीज कस्टमर्स को हाईलाइट कर दी है क्योंकि ये बेनिफिट्स पॉलिसी का कवरेज ऑलरेडी शामिल है और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट कवरेज है। तो ये जो रिलॉन्च हुआ है ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस का, ये विद एनहांस कवरेज और बेनिफिट हुआ है इसी पर्पज से कि कस्टमर को बेनिफिट। यहाँ ये भी देखने की चीज़ है कि जो पॉलिसी के यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स हैं उनमें हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस भी शामिल है और बेल बाउंड इंश्योरेंस कवर भी शामिल है और ये दोनों ही विदेश की धरती पर बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए इन चीज़ों को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पॉलिसी इश्योरेंस इज गिवन। ट्रैवल डेज आर ग्रुप्ड rather than to calculate on day basis, यानी इंडिविजुअल डे बेसिस पर प्रीमियम चार्ज नहीं होगा, ग्रुप बेसिस पर, यानी कि डेज का ग्रुप बनाया उसके बेसिस पर प्रीमियम चार्ज मिलेगा। नो मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स। ओनली 2 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ विजिट ऑफ कंट्री। इन अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मोर देन 3 ग्रुप्स आते हैं, दूसरी कंपनियों के जो भी। एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहीं भी पॉलिसी इश्योरेंस करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एस्केलेशन मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट आपसे डील करेंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिए हुए हैं। पॉलिसी इश्योरेंस के लिए आपको किससे कांटेक्ट करना है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिए हुए हैं। फर्स्ट एस्केलेशन का भी कॉन्टैक्ट और मेल आईडी अवेलेबल है, सेकंड का भी अवेलेबल है। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स की जरूरत वहाँ पड़ेगी आपको जहाँ पर कि इनमें से किसी भी सिचुएशन में पॉलिसी या क्लेम में अंडरराइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज नॉर्मली सब कुछ रूटीन में ही हो जाएगा। तो जब बेनिफिट लिमिट्स आप हाईलाइट करेंगे वहाँ एक खास चीज़ से ध्यान रखें कि तीनों प्रोडक्ट के, तीनों प्लान के, ये कहें पॉलिसी के तीनों प्लान्स के बेनिफिट्स को फाइनेंशियल लिमिट वाइज है अगर आप कस्टमर को समझा देते हैं तो उसका ये कंफर्ट लेवल आ जाता है कि अगर ये सिचुएशन हो गई तो मुझे कितना कंपनसेशन उसमें मिल पाएगा। US डॉलर्स में इस कंपनसेशन लिमिट को देने का पर्पज़ यही है कि जो भी उस डेट को करंट रेट एप्लीकेबल होगी उससे मल्टीप्लाई करके
अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल हो जाएगा। इसलिए डॉलर्स में ही लिमिट दी गई है, चाहे वो हेल्थ की हो या किसी भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स की हो। लेकिन ये फिक्स रहेंगे, ये पॉलिसी पीरियड में चेंजेबल नहीं है। तीनों प्लान में जो भी बेनिफिट्स हैं दे आर फिक्स्ड एज पर द फाइनेंशियल लिमिट। यहाँ तक कि डिडक्टेबल भी फिक्स है, डिडक्टेबल की भी लिमिट फिक्स है, और स्पेसिफाइड पीरियड की लिमिट भी फिक्स है। जैसे डिले ऑफ मोर देन 12 आवर्स है तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। डिडक्टेबल की लिमिट फिक्स है, $100 एंड $100 पर क्लेम डिडक्टेबल होगा ही होगा। तो जहाँ डिले आवर्स में है वहाँ ओवर दिए हुए हैं, जहाँ डिले डेज में है वहाँ डेज डिसाइडेड हैं, जहाँ डिडक्शन अमाउंट में है वहाँ अमाउंट डिसाइडेड है। पॉलिसी को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, तीनों ही प्लान को सिंप्लीफाई किया गया है, क्योंकि तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। डिफरेंशिएटिव फैक्टर केवल एक दो ही हैं, जहाँ पर कि कवरेज शामिल नहीं है, लिमिट ज़रूर काउंट करेगी, क्योंकि प्लान टू प्लान लिमिट डिफर कर रही है, और ये डिफरेंस तीनों प्लान में स्टैंड करेगा, हर कैटेगरी में कवर कर रही है, हर बेनिफिट के लिए डिफरेंट लिमिट रहेगी। अगर इस पर चार्ट सिमिलर है तो ठीक है, जैसे ट्रिप कैंसिलेशन और इंटरप्शन किया है तो कंपनसेशन $250 ये तीनों प्लान में अगर है तो। लेकिन ट्रेवल में अगर कवर नहीं है तो ट्रेवल प्लस और क्रेडिट का $250 हो गया। इसी तरीके से डिले ऑफ चेक इन बैगेज है तो तीनों प्लान में $100 ही पेबल है। टोटल लॉस ऑफ चेक इन बैगेज है, वहाँ भी $500 ही पेबल है। ऐसी सिचुएशंस में लिमिट चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड लिमिट यही पेबल रहेगी, यही टर्म्स एंड कंडीशंस पर पॉलिसी इश्यू होगी, यही प्लान बेनिफिट रहेंगे तीनों, और यही पॉलिसी में ऑफर्स रहेंगे कस्टमर के लिए। बाकी चीज़ें कस्टमर ने डिसाइड करनी है, क्योंकि उसको जो चार्जेस पेबल हैं वो उसके सलेक्शन जो कि 3 चीज़ों पर डिपेंड है, एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ विजिट, इन्हीं के बेसिस पर चार्जेबल रहेगा। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्लान। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन आस्क। नोवा में अच्छा, तो मैं अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट से इसका सॉल्यूशन लेता हूँ। बस तो आप भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे करंट पोजीशन पता नहीं कि ये कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं। हाँ, हाँ, तो पॉलिसी बनाने में कोई वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, नॉर्मल तरीके से बन जाएगी, बन ही रही, ऑलरेडी बन रही। हाँ, ब्रांच भी दे सकती है, सारे ब्रांच ऑथराइज। हाँ, हाँ, इसलिए ज़्यादातर पॉलिसी कंपनियों से एक्सक्लूड ही कर देती, कवर ही नहीं करती। बिल्कुल, डिपेंड करता है जहाँ आप से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ का हॉस्पिटल अगर उसको हमारी पॉलिसी का एक्सेप्ट कर रहा है
तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर दिया जाएगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, आप गलती कर रहे हो। आप इसको इस तरीके से मत लीजिए, क्या जो चीज़ ऑलरेडी है वो तो पॉलिसी में कवर ही नहीं होगी। हाँ, जो हाँ जो चीज़, हाँ हाँ, तो जो प्री एग्जिस्टिंग है वो कवर नहीं होगी। मेडिकल नहीं कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो तो डॉक्टर जो वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो बता देगा कि दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और दिस इज न्यू केस। वो तो जो भी डॉक्टर देखेगा, डेंटिस्ट तो अपने तरीके से देखेगा ना उसको। हाँ, कहीं भी देखिए, किसी भी पॉलिसी में जहाँ भी मेडिकल का कवरेज शामिल होता है, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो या अब्रॉड की हो, कभी भी प्री एग्जिस्टिंग सिकनेस, इलनेस, डिजीज को कवर नहीं करेगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस का या मेडिकल एक्सपेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का पहला फंडा है। तो उस पर कन्फ्यूजन वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और ये इसको एस्टेब्लिश करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान चीज़ है। प्रेस्क्रिप्शन से ही, मेडिकल की रिपोर्ट से ही पता लग जाता है कि दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस और दिस इज ऑलरेडी कंटिन्यू। ये टाइम लिमिट दे रखी है ना सर, जो आवर्स में दे रखी हैं वो आवर पर डिपेंड करता है, जो डेज में दे रखी हैं वो डेज, हर चीज़ की लिमिट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। मतलब जब आपका क्लेम आएगा उसी सेक्शन के बेनिफिट्स और उसी लिमिट को देखा जाएगा जिस कैटेगरी में क्लेम आ रहा है। बहुत सिंपल है। हाँ, इंडिविजुअल प्लान है। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लॉन्च कर रहा हूँ।